हेलो एवरी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम सभी लोग क्लास 12th का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीव में जनन। आज के वीडियो सेगमेंट में हम सभी लोग लेक्चर 7 पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर 6 तक डिस्कस कर लिया था, शांति से समझेंगे। और लेक्चर 7 में हम लोग आज का टॉपिक्स नया शुरू कर रहे हैं। पिछले प्रीवियस टॉपिक्स तक हम लोगों ने, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन के बारे में डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि कायिक जनन क्या होता है, कायिक जनन कितने प्रकार का होता है, जहाँ पर हम लोगों ने कृत्रिम कायिक जनन पर डिस्कस किया था। और देन इसके बाद हम लोगों ने प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। लास्ट टाइम हम लोगों ने कृत्रिम कायिक जनन के अनेक प्रकारों पर डिस्कस किया था। आज से हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग करेंगे, जिसे हम हिंदी में अलैंगिक जनन भी कहते हैं। ध्यान से समझेंगे, यानी ये लेक्चर जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर हम सभी लोग अलैंगिक जनन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं, वैसे मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। इस सभी टॉपिकों का एक चार्ट मैंने बना रखा है। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें, तब आपको एक एक चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो एक बार मैं पुनः रिवाइज कर देता हूं कि अलैंगिक जनन है क्या। जनरली जनन का वह प्रकार जिसमें किसी भी एक लिंग के द्वारा ही नए संतति का निर्माण हो जाता है, यानी नर हो या मादा हो, कोई एक लिंग नए संतति को अगर निर्मित कर देता है तो जनन का यह प्रक्रम अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन सामान्यतः लोअर कैटेगरी के एनिमल्स, लोअर ऑर्गेनिज्म में और प्लांट में पाया जाता है। बट जब ये प्लांट में अलैंगिक जनन देखा जाता है तो फिर इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के रूप में जानते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अलैंगिक जनन लोअर कैटेगरी के एनिमल्स में, यानी लोअर ऑर्गेनिज्म में, लाइक पोरीफेरा, लाइक सिलेंटेटा, लाइक टीनोफोरा जैसे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, या फिर अलैंगिक जनन फिर प्लांट में ही पाया जाता है। हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलैंगिक जनन की क्षमता कम होती है। ठीक है, तो ये अलैंगिक जनन है। अब हम अलैंगिक जनन को कई प्रकारों में पढ़ेंगे, जैसे कि पहला तो मैं आज के लेक्चर में आपको विखंडन पढ़ा रहा हूँ, देन हम इसके बाद पुनर्जनन पढ़ेंगे, पुनरुद्भवन पढ़ेंगे, ठीक है, मुकुलन पढ़ेंगे, बीजाणु समासंग पढ़ेंगे। इन सब प्रकार के अलैंगिक जननों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कितने प्रकार का अलैंगिक जनन पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अलैंगिक जनन स्टार्ट कर रहे हैं, देन अलैंगिक जनन के प्रकार पर डिस्कस करेंगे। अलैंगिक जनन का जो आज का टॉपिक है प्रकार, उसे हम कहते हैं फिजन या विखंडन। फिजन या विखंडन क्या है, जनरली थोड़ा सा इसको बेसिक समझ लेते हैं। फिजन या विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सामान्यतः एक कोशिकीय जीव, जैसे कि हम बात करें अमीबा की, या फिर हम बात करें पैरामीशियम की, या फिर हम बात करें यूग्लिना की, या फिर हम बात करें प्लाज्मोडियम की, ऐसे जीव जो एक कोशिकीय होते हैं, उनमें जनरली एक कोशिका विभाजित होकर दो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती है। और ये दो न्यू सेल्स यानी दो न्यू कोशिका जो बनती है, न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो अलैंगिक जनन का विखंडन क्या है? विखंडन एक ऐसा प्रक्रम होता है जो सामान्यतः एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। भोजन, तापमान, ठीक है, इन सब की अनुकूल परिस्थिति में ये ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनकी कोशिका के बीच में कॉन्ट्रिक्शन डेवलप होता है, और वो कॉन्ट्रिक्शन आगे चलकर दो न्यू यानी टू न्यू सेल का फॉर्मेशन कर देता है, दो नई कोशिकाएं बन जाती हैं, और प्रत्येक कोशिका से नए ऑर्गेनिज्म के रूप में नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाता है। तो ऐसे जनन को हम विखंडन कहते हैं। विखंडन एक प्रक्रिया होगी जिसमें एक सेल से टू न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि विखंडन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, अगर विखंडन की प्रक्रिया की बात करें तो विखंडन भी दो प्रकार का होता है, समझिएगा। एक को हम कहते हैं बाइनरी फिजन, फर्स्ट टाइप से होगा, यानी विखंडन डिवाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज बाइनरी फिजन, या फिर हिंदी में इसे हम द्विविखंडन कहते हैं, ठीक है। और अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा प्रकार जो है उसे हम मल्टीपल फिजन या फिर बहुविखंडन कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं विखंडन की, विखंडन दो प्रकार का होता है। एक बाइनरी फिजन, ठीक है, जिसे हम बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन कहते हैं। दूसरा बहुविखंडन या मल्टीपल फिजन होता है। एक बार मैं पुनः से रिवाइज करता हूं विखंडन से लेकर टाइप तक, और हम फिर शुरुआत करेंगे फर्स्ट बाइनरी फिजन की।
विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य एक कोशिकीय जीवों में होती है। इनमें एक कोशिकीय जीवों की कोशिका अनुकूल परिस्थिति के दौरान 1 से 2 कोशिका में डिवाइड हो जाती है और फिर नए ऑर्गेनिज के रूप में 2 संतत जीव का निर्माण हो जाता है। ये सामान्यतः अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम इन सभी जीवों में देखने को मिलती है। अब विखंडन सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं बाइनरी फिजन और दूसरे को कहते हैं मल्टीपल फिजन। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बाइनरी फिजन जब भी किसी भी लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में होता है, जीवों में होता है, तो यह मुख्य रूप से सुटेबल कंडीशन या अनुकूल परिस्थिति में होता है। जबकि अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करें तो यह अनसुटेबल कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। यानी बाइनरी फिजन प्रतिकूल परिस्थिति में ना होकर अनुकूल परिस्थिति में होता है, जबकि अगर हम बात करें मल्टीपल फिजन की तो ये हमेशा प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम फर्स्ट टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं कि बाइनरी फिजन क्या होती है। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं उनको आप जरूर समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम तो पढ़ने जा रहे हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का पहला प्रकार स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। और बाइनरी फिजन की अगर मैं बात करूं तो बाइनरी फिजन जिसे हिंदी में द्विविखंडन कहा जाता है, द्विविखंडन की प्रक्रिया भी 3 प्रकार से होती है। ठीक है, अलग अलग जीवों में इसे देखा गया है। हम सबसे पहले फर्स्ट ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। इस प्रकार के बाइनरी फिजन को हम इरेगुलर बाइनरी फिजन कहते हैं। समझिएगा, बाइनरी फिजन 3 प्रकार का हो जाएगा। इरेगुलर बाइनरी फिजन, दूसरा होगा उसे हम ट्रांसफर बाइनरी फिजन कहेंगे, और जो तीसरा प्रकार होता है उसे हम मुख्य रूप से लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन कहते हैं। तो बाइनरी फिजन इज मेनली 3 टाइप्स, इरेगुलर टाइप्स, देन होगा लॉन्गिट्यूडिनल टाइप्स, देन उसके बाद होगा आपका, ठीक है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इरेगुलर टाइप यानी अनियमित प्रकार का द्विविखंडन सामान्यतः अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। हम सबसे पहले अमीबा में इरेगुलर टाइप का बाइनरी फिजन समझते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। यह यूकैरियोटिक होता है और इक्वेटिक कंडीशन में पाया जाता है, यानी यह एक कोशिकीय है। इसमें सत्त केंद्रक पाया जाता है और मुख्य रूप से यह जलीय जीव होता है जो प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है। आप जानते हैं अमीबा के बारे में कि इसके अंदर एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। चारों तरफ जो सराउंडिंग लेयर्स होती है संरचना, उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा इनमें एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ सूडोपोडिया के रूप में, या फिर हम जिन्हें पादाब कहते हैं, इसके रूप में बाहर की तरफ ओरिजिनेट होता है। सुटेबल कंडीशन आने पर अमीबा का न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड करता है वो ध्यान से समझेंगे। एक सुटेबल कंडीशन आने पर फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये मध्य में कॉन्टैक्ट करने लगती है। यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई तब स्टार्ट होता है जब कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ कॉन्टैक्ट कर जाती है। अब अमीबा की ये कोशिका झिल्ली इस पूरे सेल ऑर्गेनेल्स में सेल के किसी भी पार्ट में कर जाती है, इसलिए इस टाइप के बाइनरी फिजन को इरेगुलर कहा गया है। बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्ट्रिक्शन के कारण फिर मुख्य रूप से न्यूक्लियोप्लाज्म में डिवीजन होने लगता है और यह डिवीजन समसूत्री विभाजन होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म इलोंगेट करता है, देन कुछ समय बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्ट्रिक्शन और बढ़ता है, तो एक न्यूक्लियाई से फिर 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन एक ही सेल के अंदर हो जाता है। यहाँ से मैं पुनः रिवाइज कर रहा हूँ। अमीबा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ सूडोपोडिया के रूप में, एक न्यूक्लियाई एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। अनुकूल परिस्थिति होने पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मध्य में कॉन्टैक्ट करने लगती है, जिससे समसूत्री विभाजन केंद्रक द्रव के अंदर हो जाता है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अधिक कॉन्ट्रिक्शन के कारण ये जो न्यूक्लियाई होते हैं 2 भागों में बट जाते हैं और फिर 2 भागों में बटने के कारण ईच न्यूक्लियाई से आगे चलकर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कॉन्टैक्ट करती जाती है और फिर एक पैर अमीबा से 2 डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है, 2 संतत अमीबा बन जाते हैं। इस प्रकार के बाइनरी फिजन को हम इरेगुलर टाइप बाइनरी फिजन कहते हैं। मैंने आपको बताया कि इसे हम इरेगुलर टाइप बाइनरी फिजन क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन कहीं से भी बीच में कॉन्टैक्ट कर जाती है और फिर 2 न्यू ऑर्गेनिज्म अमीबा के रूप में बन जाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप इरेगुलर टाइप बाइनरी फिजन, जिसे हम अनियमित प्रकार का द्विविखंडन कहते हैं। सेकंड पर आते हैं।
सेकेंड टाइप जो होगा बाइनरी फिजन का, उसे हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं, जो पैरामीशियम में पाया जाता है। पैरामीशियम एक ऐसा प्रोटोजोन होता है जो सिलेटेड प्रोटोजोन की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं। अगर आप पहले से नहीं जानते हैं तो ध्यान रखें, प्रोटोजोआ को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिन्हें हम सिलेटेड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, ठीक है, स्पोरोजोन्स और ठीक है ट्रांसवर्स प्रोटोजोन्स के रूप में जानते हैं। तो अमीबा एक ऐसा प्रोटोजोन है जो स्पोरोजोन्स की कैटेगरी में आता है। देन हम अगर बात करें पैरामीशियम की, तो ये सिलेटेड प्रोटोजोन की कैटेगरी में आता है। अगर हम यूग्लिना की बात करें तो वह फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की श्रेणी में आता है। तो अमीबा जो है, ठीक है, ये अनियमित प्रकार का बाइनरी फिजन शो ऑफ करता है, और पैरामीशियम में एक विशेष प्रकार का बाइनरी फिजन है जिसे हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं। आइए समझते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 चीजें जान लेते हैं। पैरामीशियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर 2 प्रकार के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, यानी एक ही सेल में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। एक को मैक्रो न्यूक्लियाई या फिर जिसे हम लघु केंद्रक कहते हैं, ठीक है, और दूसरे की अगर हम बात करें मैक्रो न्यूक्लियाई जिसे हम दीर्घ केंद्रक कहते हैं। अगर हम दूसरे की बात करें तो इसे हम लघु केंद्रक या माइक्रो न्यूक्लियाई कहते हैं। यानी इनसाइड द वन पैरामीशियम सेल 2 टाइप्स न्यूक्लियाई प्रेजेंट, वन इज द मैक्रो न्यूक्लियाई एंड सेकंड इज द माइक्रो न्यूक्लियाई प्रेजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सुटेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थिति के दौरान इन दोनों न्यूक्लियाई में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, यानी मैक्रो न्यूक्लियाई भी डिवाइड करने लगता है इलोंगेट होकर, और माइक्रो न्यूक्लियाई भी डिवाइड करने लगता है इलोंगेट होकर। पैरामीशियम के होल स्ट्रक्चर में 2 केंद्रक हैं, दोनों केंद्रकों में सुटेबल कंडीशन में अनुकूल परिस्थिति में विभाजन होने लगता है। देन कुछ समय बाद इनमें बीचों बीच में एक ट्रांसवर्स प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डेवलप हो जाता है। फिर होता क्या है, एक ही पैरामीशियम से 2 संतत 2 डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन हो जाता है, और एक ही सेल में 2 माइक्रो न्यूक्लियाई और 2 मैक्रो न्यूक्लियाई भी बन जाते हैं। ऐसे डिवीजन को हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं पुनः से रिवाइज कर देता हूं। पैरामीशियम में बाहर की तरफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर 2 बड़े बड़े केंद्रक, एक लघु केंद्रक, एक दीर्घ केंद्रक पाया जाता है। अनुकूल परिस्थिति होने पर पैरामीशियम में सबसे पहले समसूत्री विभाजन केंद्रक में होने लगता है। देन फाइनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करती है सेल के बीचों बीच में, और फिर उनसे 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, 2 डॉटर पैरामीशियम बन जाते हैं। इस प्रकार के डिवीजन को हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं, जो कि हमें अमीबा में पैरामीशियम में देखने को मिलता है। अब हम तीसरे प्रकार पर आते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाइनरी फिजन का जो तीसरा प्रकार है, जिसे हम मुख्य रूप से बाइनरी फिजन का तीसरा प्रकार, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन जनरली हमें यूग्लिना में देखने को मिलता है। समझिएगा इस बात को, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन इज प्रेजेंट इन द यूग्लिना, ये यूग्लिना में देखने को मिलता है। क्या होता है, यूग्लिना की बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल यूग्लिना के जो स्ट्रक्चर सेलुलर पार्ट्स होते हैं, ये फ्लैजिला के द्वारा 2 भागों में बंटने लगते हैं। पुनः और डिवीजन होने के कारण फिर एक यूग्लिना से 2 यूग्लिना का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सभी कार्य एक अनुकूल परिस्थिति के दौरान होते हैं, जिसमें सुटेबल कंडीशन का एक अहम रोल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूग्लिना के लिए हम कुछ बातें समझ लेते हैं।
ठीक है, आइए देख लेते हैं यूग्लिना में बाइनरी फ्यूजन्स लॉन्गिट्यूडिनली कैसे हो रहे हैं। सबसे पहले तो यूग्लिना के बारे में जानते हैं। ये प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसको हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है और इसमें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी विषम पोषी पोषण भी पाया जाता है। यानी जब इन्हें सनलाइट मिलती है तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंट होने के कारण, और जब इन्हें सनलाइट नहीं मिलती है तो ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी करते हैं। इसलिए इनमें दो प्रकार का न्यूट्रिशन भी होता है। इसके अलावा इनके सेल्स स्ट्रक्चर पर दो प्रकार के फ्लैजिला पाए जाते हैं। एक लॉन्ग फ्लैजिला पाया जाता है, इलोंगेट फ्लैजिला, और एक शॉर्ट फ्लैजिला पाया जाता है। लॉन्ग फ्लैजिला भोजन को पकड़ने में यानी फीडिंग में सहायता करता है, जबकि शॉर्ट फ्लैजिला सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में और फोटोसिंथेसिस में आई स्पॉट में सहायता करता है। अब हम अगर एक यूग्लिना की और बात करें तो इसके सेल्स में एक न्यूक्लियाई पाया जाता है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है। अनुकूल परिस्थिति में यूग्लिना के बॉडी में यूग्लिना की सेल के अंदर जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इस फ्लैजिला का एक हिस्सा सबस्ट्रेटम को अटैच कर लेता है, सतह से जुड़ जाता है, और फ्लैजिला का दूसरा हिस्सा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दो भागों में बांटना प्रारंभ कर देता है। धीरे धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीचे की तरफ और विभाजित होती चली जाती है और फिर एक ही यूग्लिना से दो यूग्लिना के रूप में यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्टिक्शन, देखो मान लेते हैं कि ये कोई सेल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीचे की तरफ कॉन्टिक्ट होती जाएगी, तो ये देखा जाएगा कि जो मेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था वहाँ पर न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो रहा है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बंट रही है। तो फाइनली एक यूग्लिना से दो संतत या डॉटर यूग्लिना का फॉर्मेशन हो जाता है और ये सेल के लॉन्गिट्यूडनली होता है, इसलिए हम इसे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन इन यूग्लिना कहते हैं। लास्ट टाइम मैं रिवाइज कर देता हूँ यूग्लिना के बाइनरी फ्यूजन को। यूग्लिना एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, एक फ्लैजिला पाया जाता है। वैसे दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट फ्लैजिला और एक लॉन्ग फ्लैजिला। अनुकूल परिस्थिति में इनका फ्लैजिला ही एक सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, जबकि दूसरा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्ट्रिक्शन को आगे की तरफ बढ़ाता जाता है, साथ में न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो जाता है। फाइनली एक पेरेंट यूग्लिना दो डॉटर यूग्लिना सेल को फॉर्म कर देता है। इस प्रकार के बाइनरी फ्यूजन को हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। तो आपने पढ़ा बाइनरी फ्यूजन में कि द्विविखंडन की प्रक्रिया यानी विखंडन दो प्रकार का हुआ, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन, जिसमें हमने बताया कि द्विविखंडन की प्रक्रिया तीन प्रकार से होगी, याद रखना है। पहली प्रक्रिया अमीबा में होगी जिसे हम इरेगुलर टाइप कहेंगे, दूसरी प्रक्रिया पैरामीशियम में होगी जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल टाइप कहेंगे, तीसरी प्रक्रिया यूग्लिना में होगी जिसे हम दूसरी प्रक्रिया पैरामीशियम में होगी जिसे हम ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन कहेंगे, और तीसरी प्रक्रिया यूग्लिना में होगी जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि आपको तीनों प्रकार का बाइनरी फ्यूजन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर 8 में हम सभी लोग मल्टीपल फ्यूजन पर डिस्कस करेंगे और ये सारी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, इसलिए आप अच्छे से इसे तैयार करते रहे। आपको ठीक है फीडबैक जरूर देने को मैं कह रहा हूँ कई वीडियो से कि आपको बायोलॉजी कितनी समझ में आ रही है, आपको वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी कैसे दिखाई दे रही है, इन सब के लिए आप फीडबैक जरूर दें। कंटिन्यू वीडियो आप देखकर अपनी बायोलॉजी को प्रिपेयर करते रहें। जल्द ही हम चैप्टर 1 समाप्त करके चैप्टर 2 की स्टार्टिंग करेंगे। धन्यवाद।